हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के सेकंड लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, पहले तो हमने देखा रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे की जाती है, क्या क्या मेजर स्टेप्स होते हैं। उसके ठीक पहले हम लोगों ने देखा था कि अर्थ समिट को समझा था, रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में जो अर्थ समिट किया गया था, वो सब हमने देखा था। चलिए आज हम लोग टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाते हैं और हम लोग सीधा बात करना शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, देखिए, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इंपॉर्टेंट। गांधी जी was apt in voicing his concern about resource conservation in his words. In these words भी चलेगा। There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि ये जो कोटेशन है ये किसने कहा था, ठीक है, या गांधी जी ने कोट किया था, आप उसे बताएं। तो ये आपको जानना जरूरी है कि हमारे पास किसी की जरूरत के लिए बहुत है लेकिन किसी की लालच के लिए बहुत नहीं है। तो आप इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे रिसोर्स जो है हमारे, वो हम लोगों को कंजर्व करके आगे ले जाने की जरूरत है, जो कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी देखा था। अब देखो, रिसोर्स तो सर है, मानते हैं, लेकिन जो 80-90% रिसोर्स है ना, वो हम लोगों को लैंड से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं सर? लैंड से मिल रहे हैं, जमीन में ही है सारे के सारे रिसोर्सेस। तो अभी फिलहाल हम लोग लैंड रिसोर्सेस को समझेंगे। ठीक है, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सर लैंड जो है ना, अगर आप ऐसे समझे तो लैंड में ही हम लोग घर बनाते हैं, लैंड में ही हम लोगों का स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, जो काम भी हम लोग कर रहे हैं ना, मतलब जीवन से लेकर के मरण तक सब कुछ हम लोगों को लैंड में ही करना है, लैंड में ही हासिल करना है। तो लैंड जो है वो भी तो एक रिसोर्स हो गया ना, जो कि एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया हमारे लिए। इसमें क्या क्या है सर? इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो इसमें बात आती है हर तरह के पेड़ पौधे, घास फूस, जो भी है, जो भी ग्रीनरी हम अपने आसपास में देख रहे हैं। जैसे ही हम लोग शहर में होते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली कम ग्रीनरी होती है। जब बाहर निकलते हैं तो ग्रीनरी बढ़ जाती है, फॉरेस्ट में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो वहां पे अलग तरह के जो है वेजिटेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वेजिटेशन जो है एक पार्ट है लैंड रिसोर्सेस का। और क्या क्या है? However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. लैंड में हम लोगों को रिसोर्सेस कोई भी मिल जाए, लेकिन ये सर यूज जो है ना वो लिमिटेड ही कर सकते हैं। और ये भी हमें बहुत ध्यान देना है कि हम लोग लैंड में जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंड का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोच समझ करके करें। सर सिर्फ आप एग्रीकल्चर करके 90% लैंड को फिल नहीं कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज लगा के ही जो है 60% 70% लैंड को फिल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर देंगे तो इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप फार्मिंग, एग्रीकल्चर को ही बढ़ावा देंगे और आधी से ज्यादा जमीन में आप चाहेंगे कि 80% जमीन में सिर्फ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाए, तो वो हमारे इकोनॉमी को उतना बूस्ट नहीं दे पाएगा जितना कि आज के टाइम पे जरूरी है। तो लैंड में ये सब चीजें हम लोग समझने के बाद देखते हैं, चलिए, कि हमारा जो आपने क्लास 9th में 8 में कभी पढ़ा होगा रिलीफ। ठीक है, मैं लिख देता हूं रिलीफ। ठीक है, रिलीफ क्या होता है सर? तो रिलीफ होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि टाइप्स ऑफ लैंड। ठीक है, अब हमारे भारत में हमारे पास कितने 3 तरह के रिलीफ होते हैं, आपको पता है, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। तो उसी चीज को समझना है कि भारत में इसकी हिस्सेदारी जो है वो कितनी है। ठीक, आप देखिए कि 43% हमारे पास माउंटेन है, 27% लैंड है एंड 30% प्लेटूज है। अब ये समझना काफी आसान हो जा रहा है कि एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग। सर हर अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर जो है उनमें अलग अलग तरह से जो है डेवलपमेंटल, या आप कहें कि कोई भी एक्टिविटी की जा सकती है। आप माउंटेन में जाकर के खेती करेंगे तो वहां आपको अलग तरह की खेती करनी पड़ेगी, टेरेस फार्मिंग करना पड़ेगा आपको। तो सर वहां माउंटेन में आप जो एक तरह से फार्मिंग का कल्चर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा।
वहां लोग ज्यादातर फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं। आप प्लेन में आ जाए या प्लेटू में आ जाए तो आपको यहां पे जो है ना, यहां पे आपको फार्मिंग का कल्चर देखने को मिलेगा। अब मान लो सर कहीं पे माउंटेन ही है, वहां के लैंड रिसोर्सेस को आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कौन सी जगह बढ़िया है सर? सीधी सी बात है, प्लेटू और लैंड। तो ये आपको समझना है कि हमें केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है। केयरफुली हमें प्लान करना होगा कहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड का कौन सा इस्तेमाल बढ़िया होगा। माउंटेन है तो जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना होगा वहां पे हम लोगों को अच्छे से, और वहां से जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्लेटूज है और लैंड है, इसमें हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हैं और एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से लैंड रिसोर्स को आप समझ चुके होंगे। रिलीफ में आपको यह जानना है कि रिलीफ, टाइप्स ऑफ रिलीफ तो 3 तरह के होते हैं, माउंटेन्स, लैंड, प्लेटू। पूरी धरती में कहीं भी चले जाओ, ये 3 तरह से अलग जो आपको कोई रिलीफ फीचर नहीं मिलने वाला है। या तो जमीन प्लेन है, या तो फिर माउंटेन्स हैं, या तो फिर प्लेटूज हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि इंडिया में अगर आप जाते हैं, इंडिया में अगर आप देखें तो ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा ये क्या है सर? माउंटेन्स है। ठीक है, अगर आप यहां देखें ये जो रीजन मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है ये क्या है सर? ये प्लेन है, प्लेन्स हैं ये। ठीक है, अब आप अगर नीचे आ जाए तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये प्लेटू है। क्या है सर? प्लेटू, प्लेटू है। प्लेटू में भी आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू है, यहां पे डेक्कन ट्रैप भी इसे हम लोग कहते हैं, डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। ठीक है, और यहां पे मालवा प्लेटू है। ठीक है, इधर में हमारे पास हो गया वेस्टर्न घाट्स, इधर में हो गया कुछ ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, बीच में ये एरिया ये पूरी तरह से प्लेन भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। लैंड रिसोर्सेस में जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको समझने के लिए जो जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सर लैंड जो है ना उसको क्या कर दिया गया ना कि अलग अलग बांट दिया गया है, डिफरेंशिएट कर दिया गया है ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो सके। जैसे फॉरेस्ट अलग है सर, फॉरेस्ट है, जंगल है, वो अलग है। फिर आते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जाहिर सी बात है कि आप जंगल में खेती नहीं कर सकते, जंगल में पेड़ों के बीच में खेती नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा और कौन ऐसे लैंड है, लैंड रिसोर्सेज है जिनमें कि हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, जहां पे खेती करना पॉसिबल नहीं है। वो जमीन क्या है? बंजर है, यानी कि नॉन फर्टाइल, फर्टिलिटी नहीं है उसकी। वेस्ट लैंड उसको कहेंगे ना सर जिसमें कि आप वो जमीन जो है वो बर्बाद हो चुकी है या बर्बाद है। मान लो कि किसी जमीन पे बहुत ज्यादा दलदल है, ठीक है, वहां पे क्या है कि जैसे आप रन ऑफ कच्छ वहां पे अगर जाए तो वहां पे आपको कुछ जो एरिया जो है गुजरात का एरिया जो पाकिस्तान से लगता है और अरेबियन सी से लगता है, वहां पे क्रीक्स मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, दलदली इलाका है वो, तो वो भी एक तरह का क्या है सर? वेस्ट लैंड है, वहां खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पहला टाइप होगा। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, दैट इज बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो बिल्डिंग्स है, रोड्स है, फैक्ट्रीज हैं, ये जो कुछ भी बना हुआ है शहर बनाने में, तो इसमें भी कल्टीवेशन तो नहीं हो सकता। तो आपको ये जानना है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में 2 तरह के जमीन जो है, लैंड जो है हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड, और जहां पे आपको बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज मिल जा रहा है वो अलग है। अब इसके अलावा भी कुछ और, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें लिखा गया है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, क्या है? परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग ग्राउंड। पास्चर्स, पास्चर लैंड, ठीक है, चरागाह हिंदी में हम लोग कहते हैं, जहां पे जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, वो जाकर के घास चरते हैं। अब क्या है ना कि सर उस जमीन को भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको रहने देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि गांव में आप जाते होंगे कभी तो आपने देखा होगा कि कोई एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड जैसा कुछ है या मूर्स है, वहां पे जाकर के गाय भैंस जो है चर रहे हैं, उस पर किसी को खेती करने के बारे में ख्याल नहीं आया, या ख्याल आया भी तो उसने त्याग दिया, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस जमीन पर भी हम लोग खेती कर दें या घर बना दें, बिल्डिंग्स बना दें या कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर दें,
तो सर तो हमारे गाय भैंस जो मवेशी हैं वो घास कहां पर चरेंगे? ठीक है, तो ये अलग है, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड ये अलग होते हैं। ठीक है, और इससे ये सिर्फ आपको समझना है कि जो ग्रेजिंग लैंड्स है ना सर, इसकी भी अहमियत है, इसका भी अलग इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझना होगा। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया। अब सर नेट्स ऑन एरिया क्या होता है? सबसे पहले नेट्स ऑन एरिया जब हम लोग निकालते हैं, जैसे इंडिया का अगर हम निकालेंगे तो मान लो है कि भाई इतना % एरिया चला गया फॉरेस्ट को। ठीक है, इतना चला गया फॉरेस्ट को, इतना चला गया भाई हमारा नेट्स ऑन एरिया। ये क्या है आपको पता है? ये वही एरिया है, ये वही पीस ऑफ लैंड है जिसको कि हमने एक आंकड़ा निकाला है, जिसमें कि खेती होती है या हो रही है, जिसमें कि किसान जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि कुछ लगाया गया है जिस खेत में, वो नेट्स ऑन एरिया की कैटेगरी में आता है। तो नेट्स ऑन एरिया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें क्या मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हैं, वो किसी की गिनती में नहीं आ रहे हैं। अब जंगल तो भाई पता है सरकार को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है कि हाँ भाई इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर में या इतने 100 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल फॉरेस्ट जो है वो फैला हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी छोटे मोटे पैचेस होते हैं जो कि उसमें यूं ही बस पेड़ उगे हुए हैं, तो वो जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी आंकड़ों में आपको नहीं मिलेगा। अगर उसके आंकड़े में मिलता तो ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता। ठीक है, तो ये क्या है सर? लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स। ठीक है, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। सर 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए अगर कोई जमीन को, आप ही की जमीन है, मान लो खेत है, गांव में खेत है, आपने क्या किया कि 5 साल तक उस पर खेती नहीं की या खेती किसी से करवाई नहीं, तो वो किस में आ जाएगा सर? कल्टिवेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आ जाता है। ये आना आपको जरूरी है, जानना जरूरी है। अब आपको पता है कि क्वेश्चंस अगर आएंगे तो भाई आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। आपको पता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में कौन कौन से कैटेगरीज आ रहे हैं, आपको यह भी पता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में कौन कौन सी कैटेगरीज आ रहे हैं, अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में कौन कौन से टाइप के लैंड आ रहे हैं। तो ये तो चलो हम लोगों ने देख लिया। जो 5 साल, क्या लिखा हुआ है देख लो फिर से, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, 5 साल से ज्यादा अगर किसी जमीन पे खेती नहीं की गई तो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। अब फैलो लैंड्स क्या है सर? फैलो लैंड, इसमें भी 2 तरह के आएंगे हमारे पास। ठीक है, करंट फैलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। अगर कोई भी जमीन को 1 साल से कम या 1 साल तक उसमें कल्टीवेशन नहीं किया गया तो वो करंट फैलो लैंड की कैटेगरी में आसानी से आ रहा है। इसके अलावा अगर किसी जमीन को 1 साल से लेकर के 5 साल, 1 साल से लेकर के 5 साल तक उसमें खेती नहीं की गई तो वो अदर देन करंट फैलो लैंड की कैटेगरी में आ रहा है। तो अब आपको पता चल चुका है कि अगर आपको क्वेश्चन आए करंट फैलो लैंड क्या है, तो 1 साल से कम या 1 साल तक खेती नहीं हुई तो वो क्या है? करंट फैलो लैंड। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड क्या है सर? तो 5 साल से ज्यादा, 5 साल तक या 5 साल से ज्यादा अगर खेती नहीं हुई तो इस कैटेगरी में आ रहा है। और फिर अदर देन करंट फैलो लैंड में हमारे पास आ जा रहे हैं कि 1 साल से 5 साल के बीच का जो टाइम फ्रेम है उसमें अगर खेती नहीं की गई तो वो इस कैटेगरी में आ रहा है अदर देन करंट फैलो, मतलब इसके अलावा जो फैलो लैंड है उसमें। ठीक है, नेट्स ऑन एरिया तो मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार देख लेते हैं। एरिया सॉन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट्स ऑन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट्स ऑन एरिया को तो हमने जान लिया कि जिसे एक बार जो है उस पर खेती की ही जाती है, कम से कम साल भर में 3 खेतियां की जा सकती हैं, एक खेत पर 3 बार खेती की जा सकती है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें यह बताया जा रहा है कि एटलीस्ट अगर एक बार भी किया जा रहा है, एरिया ऑन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक बार कर रहे हैं, एक बार से ज्यादा कर रहे हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है? नेट्स ऑन एरिया की कैटेगरी में आ रहा है। अब इस नेट्स ऑन एरिया को हम ऐड कर देते हैं किसके साथ में? ईयर प्लस नेट्स ऑन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट्स ऑन एरिया में कैटेगरीज आ रहे हैं हमारे पास। पहली कैटेगरी मान लो कि हमने जो है उसे एक ही बार खेती की,
और एक जो अलग कैटेगरी है उसमें हम लोग 2 बार या उससे ज्यादा बार खेती कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इन दोनों को मिला करके हमारे पास जो आता है वो कहलाता है सर ग्रॉस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये एक बार आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, नेट सॉन एरिया। फिर जो हम लोगों ने फैलो लैंड को देखा है, करेंट फैलो लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो ये सारे जो हमने देखे डिविजन्स, इसको हमको जो है भाई अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, लैंड यूज पैटर्न को हम लोग समझते हैं भारत में कैसा है। देखो कहीं भी जाओगे ना तो लैंड यूज पैटर्न एक जैसा हर जगह नहीं है। हो सकता है कि किसी देश में फार्म्स जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, खेती जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, कहीं पर आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज ज्यादा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है ज्यादा है। तो इंडिया का क्या यहां पे हम लोग देखते हैं कि स्टेटस है, इंडिया में क्या ज्यादा क्या कम है। Land use data, however, is available only for 93% of the total area because the land use reporting for most of the India has not been done fully. देखो यहां यही बताया जा रहा है कि सिर्फ 93%, 93% जो लैंड है उसी को सर्वे किया जा सका है। बाकी के 7% लैंड को मे बी जो लैंड होगा वो मे बी मान के चलो जैसे कोई एक ऐसी जगह पे हो सकता है, ऐसे दुर्गम जगह पे हो सकता है जहां जाना मुश्किल हो, तो उसे क्या किया गया कि सर्वे नहीं किया गया है। अब आपको पता है डेजर्ट दोनों तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट दोनों होते हैं। तो हर जगह पे पॉसिबल नहीं है ना कि वहां पे मान लो माउंटेन्स है तो सर्वे किया जा सके, ये यहां पर बताया जा रहा है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड। अब यहां पे कुछ सालों का जो अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हमें पता चल रहा है कि जो परमानेंट पास्चर लैंड हुआ करता था, लोग जहां पे जा करके अपने गाय भैंस या अपने मवेशी चराया करते थे, वो भी कम हुए हैं, बढ़ते समय के साथ कम हुए हैं। फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ये भी इंक्रीज हुआ है। अब इसके इंक्रीज होने का कारण क्या है? इसके इंक्रीज होने का एक ही कारण है, एकमात्र कारण है, और वो ये है कि लोग जो है ना अब एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें 30, 40, 50 सालों का अगर आप डेटा देखते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि बहुत सारे लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ करके कोई और काम करना शुरू कर दिया है। या मे बी माँ बाप एग्रीकल्चर करते थे, माँ बाप किसान थे, पर उनके बच्चे जो है पढ़ लिख करके कुछ और करने लग गए, वो लोग जॉब करने लग गए या कुछ और बिजनेस करने लग गए। तो इस चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि करंट फैलो लैंड हो गया वो भी कम हो रहा है। हाँ, नए लोग भी जुड़ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वेस्ट लैंड को यहां पर बताया गया इंक्लूड्स रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया। लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री। तो वेस्ट लैंड में आपको रॉकी, अब मान लो कि कहीं कहीं पे आपने देखा है कि सिर्फ चट्टान है। एरिड का मतलब सूखा हुआ, मिट्टी जो है बिल्कुल सूखी है। अभी हम लोग सॉइल में देखेंगे एरिड सॉइल क्या होता है। या फिर आप देखेंगे कि पूरा वो डेजर्ट है या डेजर्टिफाई हो चुका है या वहां पे दलदल है या कुछ भी उस तरह का है, तो वो सर वेस्टलैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी जमीन का टुकड़ा जिस पर खेती ना तो खेती की जा सकती है, ना तो फैक्ट्री लगाया जा सकता है, ना घर बनाया जा सकता है, तो उसको, ना ही ट्रीज उगाए जा सकते हैं, तो उसको हम लोग रखते हैं वेस्टलैंड की कैटेगरी में। तो ऑब्वियसली इसमें जो है इसी तरह के जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। और बताया जा रहा है कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। अब हो क्या रहा है लैंड यूज पैटर्न में कि हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं कि बस जमीन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हम लोग जमीन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि जमीन को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, लैंड को हम लोग जो है सॉइल को डिग्रेड होने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं। हम लोग बस कंटिन्यूअस यूज करते जा रहे हैं लैंड को। यहां पे आप देख सकते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया 1960-61 का डेटा है और फिर 2014 और 15 का भी डेटा हमारे पास है। तो आप देखिए फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट यहां पे 18% है, फॉरेस्ट कवर हमारा थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं, अब जैसे देखो ये एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस 46-45, ठीक है। ये अंतर जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसे आप अपने किताब में भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये यही दिखाता है कि कंट्री में किस तरह के चेंजेस आए हैं।
क्या लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ा है? क्या लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ करके जॉब करना ज्यादा प्रेफरेबल समझा? कि लोग जो है वो जॉब से तंग आकर के वापस जाकर के एग्रीकल्चर करने लग गए? फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा, कितना कम हुआ? तो ये सब जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आज हम लोग किस जंक्चर पे खड़े हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब लैंड डिग्रेडेशन को समझते हैं थोड़ा। देखो जैसे हम मान लो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। अब फैक्ट्रीज का काम क्या है? फैक्ट्रीज के यहां से वेस्ट मटेरियल तो उनका निकलता ही है, वो पानी के फॉर्म में हो सकता है या सॉलिड वेस्ट हो सकता है, किसी भी तरह का वो वेस्ट जरूर होगा। तो वेस्ट जो निकल रहा है, मान लो पानी का वेस्ट है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली नदियों में बहा दे रहे हैं। अब वो नदी का पानी जब बाहर जा रहा है, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो मिट्टी के कांटेक्ट में भी आ रहा है, तो इससे मिट्टी जो है वो सर एसिडिक होते चली जा रही है या कुछ उसमें केमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? लैंड जो है वो और डिग्रेड होता चला जा रहा है। देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। 130 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। ये इतना जमीन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिग्रेड कर दिया है, खराब कर दिया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री वेस्ट से ही लैंड खराब हो रहा है, और भी बहुत सारे कारण है, एक एक करके देखेंगे। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन। मेजर कारण तो मेरे ख्याल से डिफॉरेस्टेशन ही है। ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन डिग्रेडेशन। चलिए थोड़ा सा हम लोग ना और डिटेल में समझते हैं कि ये जो डिफॉरेस्टेशन, तो खैर तो आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग में क्या प्रॉब्लम है। इन सबको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट। चलिए हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से तो सबको पता है होता क्या है। मान लो ये हमारा सॉइल का अपर लेयर है, ठीक है। लिथोस्फेयर है हमारा सॉइल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पेड़ जो होते हैं, ठीक है, ये पेड़ है, इनके जो रूट्स हैं वो कुछ इस तरह से फैले हुए हैं, इसके नीचे हैं। हम लोग क्या करते हैं ना सर कि जब इस पेड़ को यहां से या यहां से जमीन से काट देते हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है उसको समझो। अब इस पेड़ को हमने क्या किया? काट दिया, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो रूट्स हैं, इन्होंने पहले उस मिट्टी को पकड़ा हुआ था, होल्ड करके रखा था। अब जब हम लोगों ने पेड़ को काट दिया ऊपर से, तो रूट्स को भी पूरी तरह से जो है वो डेड होने में समय ज्यादा लगेगा नहीं। अब ये रूट्स समय रहते डेड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे सर? डेड हो जाएंगे। तो अब क्या नुकसान हुआ इससे? नुकसान ये हुआ सर कि यहां पे ये जो मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है, ये सर इसे अब होल्ड करने का या एक जगह पर बचा करके रखने का जो एक रूट्स ने जो काम किया था वो खत्म हो गया। अब हवा चलेगी, बारिश होगी, तो ये जो मिट्टी है सर ये आसानी से किसी भी दिशा में बह सकता है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का जैसे मैंने सॉइल के बारे में बता दिया कि क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। अभी चलो इसमें हम लोग और देखते हैं और क्या था हमारे पास। और यहां पे हमने देखा था कि ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इनसे क्या नुकसान है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है? जैसे ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, जैसे घास है, ठीक है, घास। अब यहां पे इसके जो रूट्स है इतने अंदर तक है मान लो। अब मान लो कि कोई गाय आती है और उस घास को जो है यहां से जो है वो खा जाती है, यहां से ऐसे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि गाय क्या करती है कि घास को उखाड़ते वक्त में ये मिट्टी का भी एक अंश जो है वो उखाड़ देती है, ठीक है। अब इससे क्या नुकसान होता है, इस चीज को आप समझें। इससे नुकसान ये हो रहा है कि मिट्टी का ये जो ऊपर का लेयर जो है ना, ये भी घास के साथ में गाय निकाल ले रही है। और जब एक पूरे एरिया में यही प्रोसेस जो है गाय जो है करती है, घास चरती है और मिट्टी के ऊपर के लेयर को डिस्टर्ब कर देती है, तो जो नाइट्रोजन होता है मिट्टी में उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। जिसकी वजह से अगर आप नियर फ्यूचर में वहां पे कोई खेती करे, पेड़ लगाए, तो उसे वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि मिलने चाहिए। फिर अब हम लोग आगे का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब में क्या नुकसान है। अब सर आपको यह भी पता है कि माइनिंग जो लोग करते हैं, यानी कि
जमीन के अंदर में खुदाई करके मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर की जमीन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसलिए बहुत बार क्या किया जाता है ना कि जिस भी एरिया में माइनिंग की गई है तो वहां पे रिस्क फैक्टर की वजह से ऊपर की जमीन को ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। यानी कि ऊपर की जमीन पे ना तो आप घर बना के रह सकते हैं, अगर मान लो कि वहां पे कोई लोग रह भी रहे हैं तो उनको हटा दिया जाता है। क्वेरिंग क्या है? तो क्वेरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जमीन को ही खोदते हैं ऊपर से। इसमें वो बिल नहीं बनाते हैं, इसमें ऊपर से उसको हम लोग खोदते हैं और इस तरह से नीचे की तरफ जाते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो भी आप समझ जाएं कि क्वेरिंग जो है वो करने में डायरेक्ट ड्रिल नहीं कर रहे हैं हम लोग साइड से खोदते हुए इस तरह से नीचे उतर रहे हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो बर्बाद हो रहा है, मिनरल्स निकल रहे हैं, इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो क्या हो जा रहा है? डिग्रेड हो जा रहा है। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। तो अगर आप एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाते हैं और ग्रेजिंग जो आप कर रहे हैं उसको अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं कि कौन सा एरिया जो है वो ग्रेजिंग लैंड, पास्चर लैंड बनाने के लिए ठीक है, तो फिर वो आपको परेशानी नहीं होगी आकर के। यानी कि इसमें भी सोचने की जरूरत है। अगला पॉइंट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अब चलिए एक और चीज को समझते हैं, ये शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं सर? प्लांट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स जो है ना, जैसे मान लो कि ये फार्म है ये एक अभी मैं फार्म बना देता हूं, ये एक फार्म है, ठीक है, ये फार्म है, ठीक है, इस पर जो है मान लो क्रॉप्स लगे हुए हैं। इस पर कोई भी क्रॉप लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हवा चलती है इधर से, हवा जो है इधर से चलती है या हवा किसी भी दिशा से आए, चांसेस हैं कि ये ट्री क्रॉप हो या कोई भी क्रॉप हो, इसको डैमेज कर देंगे, वो इसको तोड़ सकते हैं, हवा में इतनी ताकत होती है। तो लोग क्या करते हैं ना कि इनके साइड में, जैसे इस रो में आप देखें, इसमें देखें, साइड में पेड़ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं सर? पेड़ लगा देते हैं। पेड़ इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। अब ये पेड़ क्या करते हैं ना कि ये हवा को रोकते हैं। ये पेड़ जो है वो हवा के इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, हवा को रोक देते हैं, जिससे कि जो भी कल्टीवेशन आपने किया है उसको नुकसान कम से कम पहुंचे। ये सिर्फ एक तरह के नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जिसे हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो शेल्टर बेल्ट का काम ये है। तो शेल्टर बेल्ट अगर आप बनाते हैं, आप अपनी जमीन पर, अपने खेत पर, आपने देखा होगा गांव, अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि खेत जो है उसके आसपास में पेड़ लगे हुए, ज्यादातर आम के पेड़ लोग लगा करके छोड़ देते हैं। तो उसका कारण यही था, शेल्टर बेल्ट बनाना, ताकि हवा, ठीक है रोज हवा तेज नहीं चलती है, पर कभी भी अगर हवा तेज चले तो उससे खेतों को नुकसान ना हो, फसल को नुकसान ना हो, ठीक है। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग में भी कंट्रोल रखना है, ठीक है। ग्रेजिंग भी करवाएं तो भाई आप ये ध्यान दें कि ग्रेजिंग जो है वो पास्चर लैंड में हो सके, और अगर पास्चर लैंड ही खत्म हो जाएंगे तो फिर जानवर क्या करेंगे? खेतों में ही घुस करके फसल को खा जाएंगे। तो ग्रेजिंग में भी आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है कि ओवर ग्रेजिंग ना करवाएं। अगला यहां बताया गया स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। होता क्या है ना कि कोई भी रेगिस्तानी इलाके में जहां बहुत ज्यादा रेत है, रेत उड़ती है, तो इंडिया में क्या होगा? जैसे देखो, इंडिया में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है मैं अभी तुम लोगों को बता देता हूं, ठीक है। हमारे पास थार डेजर्ट है, सबको पता है। तो थार डेजर्ट में प्रॉब्लम क्या आ रहा है? जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहां पे हमारे पास है इस एरिया में थार डेजर्ट है, ठीक है। क्या है सर? ये डेजर्ट, ये राजस्थान है बाय द वे, डेजर्ट यहां पे है, मान लो ये हमारा क्या हो गया? थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। हवा जब इधर को चलती है ना, तो यहां पे जो रेत है ये वेस्ट की तरफ ऐसे और फैलते चली जा रही है, ठीक है। अब सर ये जो सैंड है, ये जो रेत है, ये उड़ करके और वेस्ट में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जा रही है या उसके पार चली जा रही है, इससे हमें भी नुकसान है।
तो इनको भी स्टेबलाइज करने की जरूरत है। अब इसे स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना है, तो इसके लिए भी वही शेल्टर बेल्ट वाला आइडिया काम आएगा। ये मान लो रेत है, सैंड ड्यून्स है, इनके बीच में हम क्या करेंगे, थॉर्नी बुशेस लगाएंगे। ठीक है, थॉर्नी बुशेस, दो कारण है थॉर्नी बुशेस लगाने के। पहला तो मान लो कि जो रेगिस्तान है उसमें आप ग्रीन जो है प्लांट्स या ट्रीज लगाने के बारे में तो भूल जाओ। थॉर्नी बुशेस छोटे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि वो काफी रगेड होते हैं, स्ट्रक्चर उनका वैसा होता है कि वो हवा को काफी रोक सकें। अब वो कुछ भी हो सकता है सर। तो ये मेरे ख्याल से आपने समझ लिया कि सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना क्यों जरूरी है, किस तरह से जो है रेत जो है उड़ते चली जा रही है उसे भी बचा करके रखना जरूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जो भी वेस्ट लैंड है, अच्छा ठीक है चलो वेस्ट लैंड मैंने बताया रॉकी जो है बहुत ज्यादा रॉकी लैंड है तो वेस्ट लैंड है, डेजर्ट है तो वेस्ट लैंड है। डेजर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक गर्म डेजर्ट होता है और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। तो दोनों में से कोई भी डेजर्ट है भाई, हमको उसको मैनेज करना है। दलदली जमीन है तो भी मैनेज करना है, तो उसका सही इस्तेमाल जो है हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे ठीक है, एक आइडिया अभी जो है आपने सुना होगा कि जैसे थार डेजर्ट और गुजरात का जो एरिया है, ठीक है, वहां पे सोलर पैनल्स लगाने के बारे में। ठीक है, तो वहां पे सोलर पैनल्स लगा दोगे तो आप ठीक है चलो सोलर एनर्जी वहां से आप जनरेट कर सकते हो। वहां पे विंड मिल्स लगा दो तो विंड एनर्जी आप जनरेट कर सकते हैं। तो प्रॉपर मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि वेस्ट लैंड से भी आप क्या पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्ट लैंड है तो फिर वो वेस्ट है, उस पर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप चाहो तो उससे भी फायदा उठा सकते हो, क्योंकि अभी हम इस स्थिति में नहीं है, अभी जैसा हमारे इन्वायरमेंट का हालत हो चुका है, हम इस स्थिति में नहीं है कि हम लोग ये सोच सके कि अरे छोड़ो रहने दो चलेगा। नहीं, छोड़ो रहने दो चलेगा नहीं, सभी चीज का सही इस्तेमाल हम लोगों को सीखना होगा। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज पे भी कंट्रोल लाने की जरूरत है। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि माइनिंग लोग करने के बाद क्या करते हैं कि माइंस को छोड़ देते हैं खुला, नहीं उसको रिफिल कर देने की जरूरत है, उसको फिर से बंद कर देने की जरूरत है। होता क्या है कि उसे जो माइन के अंदर से जो वेस्ट निकाला गया है, तो ऐसा नहीं तो कि सारे मिनरल्स निकले थे, नहीं वेस्ट निकला, बहुत सारी मिट्टी निकली। मान लो 80% 90% तो मिट्टी निकली, तब जाकर के मान लो कि 5% 10% मिनरल्स निकले होंगे। तो वापस से उस मिट्टी को उसी के अंदर में डाल देना है ताकि वो माइन जो है वो हमेशा के लिए उसको क्लोज कर दिया जाए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड wastes after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। अब मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो अपना वेस्ट वाटर, जो सॉलिड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, उसको नदियों में बहा देते हैं। तो उसका क्या सही तरीका होना चाहिए, तो देखो तरीका है उस पानी को भी ट्रीट किया जा सकता है, उस पानी को भी रीयूजेबल बनाया जा सकता है ट्रीटमेंट के बाद। घर में जो हम लोग पानी पीते हैं, तो आपने घर में मान लो कि वाटर फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो वाटर फिल्टर जो हम यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पानी को ट्रीट करके पी रहे हैं। उसी तरह से उस पानी को भी रीयूजेबल बनाया जा सकता है। तो यहां पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ये कर सकते हैं कि वो जो पानी है उसको वापस से नदी में बहाने के बजाय उसको ट्रीट करें पहले और उसी को रीयूज कर लें। तो इससे क्या होगा कि पानी की खपत में भी कंट्रोल कर लेंगे वो लोग, और जो वेस्ट वो लोग बाहर में जो डिग्रेड कर रहे हैं सॉइल को, तो डिग्रेडेशन भी रुक जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल को हम लोगों को एक रिसोर्स की तरह अगर देखना चाहे तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। हाँ ये बात है कि सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स है ये तो हमको पता है, ये रिन्यूएबल है। किसी भी जैसे जमीन को अगर मान लो कि उसकी फर्टिलिटी चली गई है, अगर वो जमीन जो है जिसको कि हम लोग डिग्रेड कर चुके हैं, अगर उसे कुछ दिन तक छोड़ दिया जाए तो अपने आप को फिर से रीयूजेबल बना सकती है। ठीक है, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल को लिविंग सिस्टम कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे वेजिटेशंस जो है वो सॉइल है तभी हो रहे हैं, नहीं तो नहीं होते। Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil। soil बने कैसे हैं? soil बने कैसे? तो soil देखो क्या है, फिर से बता देता हूं कि soil मिट्टी जो है वो एक्चुअली में क्या है, वो पाउडर है, रॉक्स
जो जितने भी तरह के रॉक्स हम लोग देखते हैं, तो उन्हीं से मिट्टी भी बनी है। मिट्टी कोई ऐसा नहीं है कि अलग से है या पहले से है, मिट्टी भी रॉक्स का टुकड़ा ही है, ऐसे समझो। तो ये टूटा कैसे, ये उस स्टेट में कैसे आया? तो भाई टेम्परेचर में बदलाव आता है बहुत बार। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, पानी जो बहता पानी है, जैसे मैंने तुम लोगों को शायद बताया होगा कभी कि जो नदर्न प्लेन्स है वहां पे जो एल्यूवियल सॉइल है, एल्यूवियम डिपॉजिट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो हिमालयन रिवर्स जो माउंटेन्स से उतर करके उत्तर प्रदेश और बिहार के जो प्लेन्स में जो नदियां बही हैं, तो उसके साथ लाए गए कीचड़ से बने हैं वो मिट्टी। ठीक है, वो जो मिट्टी बनी है वो सिर्फ उस कीचड़ से बनी है, उस सिल्ट से बनी है। तो सर वो चट्टान को तोड़ करके ही तो नदी यहां पे ला करके जो है वो सिल्ट बना रही है ना, वो कीचड़ बना रही है। और समय रहते वही कीचड़ जो है दोनों तरफ स्प्रेड हो गया, तो हम लोगों ने उसे कहा कि हाँ भाई ये एक नई तरह की मिट्टी है, ये एल्यूवियल सॉइल है। देखो कहीं भी देखो, हिस्ट्री में देखो, कोई भी सिविलाइजेशन के बारे में मैं तुमको बताऊं, लेकिन एक बात तो जान लो कि हर सिविलाइजेशन में, जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन रहे, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, या फिर एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, हुआंग सिविलाइजेशन हो, हर एक सिविलाइजेशन एक नदी के बगल में ही फली फूली है। कारण भी यही था कि नदी का पानी मिला। पहले तो नदी क्योंकि अपने साथ वो जो डिपोजिशन लेकर के आई ऊपर से, पहाड़ों से या कहीं से भी, तो उसकी वजह से वहां की जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा फर्टाइल हो गई। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो तो इंडस रिवर के आसपास में है, पता है। फिर मैंने कहा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में है। एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के बीच में है। और जो मैंने हुआंग सिविलाइजेशन चाइना के बारे में कहा, वो यांगसे रिवर के पास में है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं। तो एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर हमने समझ लिया। विंड का भी यूज होता है सर, विंड, ग्लेशियर्स, विंड जो है हवा से भी इरोजन होता है सर, इरोजन एक्टिविटी। ग्लेशियर्स भी पिघलते हैं, तो ग्लेशियर्स अगर पिघल रहे हैं तो उनका पानी समुद्र में ही तो आ रहा है ना, और ग्लेशियर से बहुत सारी नदियां जो है वो बह करके निकल रही है। जैसे गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो सर ये जो पानी है आ रहा है, ये जो मेन सब्सटेंस होने वाला है इन एक्टिविटीज के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए, ये तो सर ग्लेशियर से ही आ रहा है ना। तो इस चीज को हम लोगों को नहीं भूलना है। फिर यहां बात की गई है एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जो भी चीज जो डिकम्पोज हो रहा है, सड़ जा रहा है, वो जो है वो क्या कर रहा है, वो भी मिट्टी में मिल जा रहा है और मिट्टी को ऐड कर रहा है, मिट्टी की क्वालिटी में वो ऐड होते चला जा रहा है। बात आ गई समझ में? केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब देखो सॉइल में समय के साथ में केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी आते हैं। जैसे सॉइल के एक टाइप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, भांगड़ एंड खादड़। ठीक है, यानी इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, भांगड़ खादड़ बोलने से बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। एल्यूवियल सॉइल के दो तरह के टाइप्स हैं ये, एक है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, एक है न्यू एल्यूवियल सॉइल। तो जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल है। वो जो आप देखेंगे ना, जैसे आप हाथ में लेते हैं, सिंपली मैं बात करता हूं, तो उसे जब हाथ में लेकर के ऐसे आप लेंगे तो आप देखेंगे उसके जो ग्रेन्स हैं वो ज्यादा छोटे हैं, ज्यादा फाइन है। लेकिन वही मिट्टी जब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल बन जाती है, बहुत साल बीत जाते हैं, तो वो ज्यादा रफ हो जाती है, उसके पार्टिकल्स ज्यादा मोटे हो जाते हैं, और शायद यही कारण है कि वो लेस फर्टाइल हो जाती है। तो सर समय के साथ में उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो भी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, सब कुछ समय के साथ में आ रहा है उसमें। सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सर सॉइल में दोनों है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी दोनों है। क्लासिफिकेशन अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। दे आर एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल, लेटराइटिक सॉइल। ओके ठीक है, तो लेटराइट सॉइल भी है हमारे पास, एरिड सॉइल भी है, और रेड एंड येलो सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है। जितने भी इस तरह के सॉइल हैं, इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं? तो सर सब कोई अलग अलग है, सबका फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, इसीलिए कलर में अलग है, कलर जो है सॉइल का वो अलग है। थिकनेस जैसे मैंने बात किया कि सॉइल के ग्रेन्स के बारे में, उसके दाने के बारे में, कि जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है ना वो कितने छोटे हैं।
तो कोई सॉइल आप देखोगे उसमें बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं, किसी में मोटे पार्टिकल्स हैं, मोटे पार्टिकल्स से बना है। कलर हमने देख लिया कि कलर अलग है, ठीक है। टेक्सचर, टेक्सचर भी अलग है। एज, अलग अलग एज के सॉइल होंगे तो अलग अलग उसमें आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एज भी मैटर करता है, सॉइल के बीच में डिफरेंशिएटिंग बॉर्डर जो है वो एज भी तय करता है सर। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब मान लो कि किसी सॉइल में फेरस कंटेंट ज्यादा है, किसी सॉइल में सोडियम ज्यादा है, तो इस तरह से जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉइल के वो भी अलग अलग है। ये सारे सॉइल्स जो आप देख रहे हैं पूरे इंडिया में है ना, ये सब अलग अलग हैं और सबके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, कलर अलग है, थिकनेस अलग है। यानी आप इन्हें अलग से हाथ में लेकर के या देख करके भी पहचान सकते हैं ये कौन सा सॉइल है भाई। अभी हम लोग सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल में इसे आगे समझेंगे। इधर हम लोग देखते हैं सॉइल हॉरिजन के बारे में समझते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ऑर्गेनिक लेयर आ गया। ये जो हमारा देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक लेयर है, यानी कि जो प्लांट्स जो है ना, रूट्स तो नीचे से चलो ठीक है पानी या न्यूट्रिएंट्स खींचने का काम कर रही है। जो ऑर्गेनिक लेयर है ये ऑर्गेनिक मैटर दे रहा है इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या आगे जो है वो इन्हें जीने के लिए, ठीक है। अब सबसे नीचे से शुरू करते हैं, तो नीचे क्या है हमारे पास, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। जाहिर सी बात है, अगर इसे समझना है तो बस इतना समझ जाओ कि ये जो सबसे बड़े वाले पत्थर हैं ये अनवेदर्ड है। अनवेदर्ड मतलब कि ये वेदर की वजह से या किसी और कारण से ये टूटे नहीं है, ये अनवेदर्ड रह गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेरेंट रॉक, पार्टली वेदर्ड रॉक। पार्टली वेदर्ड, पूरी तरह से टूटे हुए नहीं है, पार्टली वेदर्ड है ये, ठीक है। देखो ये बड़े बड़े हैं, ये उससे छोटे हैं, क्योंकि ये जो पत्थर है ये भी अगर टूट जाएंगे तो ये भी पार्टली वेदर्ड ही हो जाएंगे, लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा है। फिर हमारे पास आ जाता है सब सॉइल, डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स। डिपॉजिटेड मिनरल्स, मिनरल्स आपको मोस्टली इस लेयर में मिल जाएंगे। और आप यहां पे देखें अगर, तो ये जो स्टोन्स है, ये जो रॉक्स हैं, इसमें बेसिकली रॉक्स हैं, ये बहुत बड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये रॉक्स जो है उनकी वेदरिंग शुरू हो गई है, ये जो है वो टूटने लगे हैं और टूट करके ये सॉइल बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आप ये कह सकते हैं कि टूट करके ये चूर हो चुके हैं या हो रहे हैं अब धीरे धीरे। फिर यहाँ पे हमारे पास एलिवेशन लेयर, टॉप सॉइल और फिर ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। आप इसे एक बार समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं क्लासिफिकेशन को देखने के बाद अब टाइप्स ऑफ सॉइल में हमारे पास पढ़ने के लिए और क्या क्या है। तो चलिए बात करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। देखिए एलुवियल सॉइल के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये हमें जानना जरूरी है कि ये इंडिया में कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप नदर्न प्लेन देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एलुवियल सॉइल आपको यहां पे भी मिलेंगे, इसका भी मैं कारण बताऊंगा कि यहां पे एलुवियल सॉइल क्यों है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा सर कि ये देखिए उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश के जो रीजन में आप देख सकते हैं और तमिलनाडु के रीजन में है, ठीक है। देखिए सर बात सिंपल है कि एलुवियल सॉइल, वो आखिरकार सवाल ये उठता है कि ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां फिर से आते हैं सर, आपको पता है कि यहां से गंगा नदी यूं कुछ, यमुना नदी ऐसे, नेपाल में नहीं, सॉरी नेपाल में नहीं जाती है, लेकिन यहां से ऐसे गंगा और यमुना नदी यहां पे कहीं पे संगम में मिलती है और फिर ऐसे घूम करके ये यहां पे बे ऑफ बंगाल में चली आती है। तो गंगा नदी क्या है ना सर, अपने साथ में बहुत सारे, गंगा और यमुना नदी दोनों, कोई भी माउंटेन से आने वाली रिवर है वो अपने साथ में सिल्ट, कीचड़ या यूं कहे कि पत्थरों को तोड़ करके जो उनके टुकड़े हैं उसको पाउडर बना करके लेकर के आ जाती है। और ये जो टुकड़े हैं जब पानी से मिल जाते हैं ना तो ये एक तरह का कीचड़ बना देते हैं। अब समय के साथ क्या हुआ है ना सर कि ये जो नदी से कीचड़ इस तरह से आउटस्प्रेड हुआ है, ये हवा की ताकत से, बारिश से, ये पूरे बेल्ट में फैल चुका है, ठीक है। आपको पता है कि इधर भी नदियां हैं, तो ये पूरे बेल्ट में फैल चुका है। तो एलुवियल सॉइल जो है उसका अगर फॉर्मेशन का तरीका है तो वो बिल्कुल वही रहा है। जहां तक बात रही कि सर ये जो आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में यहां पे कैसे एलुवियल सॉइल आए, सर यहां पे भी नदियां निकली हैं, ठीक है, यहां पे भी नदियां निकली हैं। तो वो जो नदियां जब यहां से उतर करके ये ईस्टर्न घाट्स के रीजन से ऐसे उतर करके आई ना,
तो अपने साथ में उन्होंने सेम प्रोसेस को किया कि नदियां चट्टानों को इरोड करते हुए, काटते हुए अपने साथ में उनके टुकड़े को लेकर के आते गई। ठीक है, अच्छा खास बात क्या है एल्यूवियल सॉइल के बारे में, चलिए ये सब देखते हैं हम लोग। खास बात ये है सर कि ये जो नदी है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, मतलब ये जो मिट्टी है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। यानी कि अगर जहां पे भी एल्यूवियल सॉइल है तो वहां पे अगर आप फर्टिलिटी रेट चेक करते हैं तो वो हमेशा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा किसी और मिट्टी के मुकाबले। और बताया गया द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स, इसमें भी जो है एल्यूवियल सॉइल हम लोगों को मिलते हैं। तो यही कारण है हमारे पास कि ये जो जोन आप देख रहे हैं इस जगह पे हमारे पास एल्यूवियल डिपॉजिट्स थोड़े कम मात्रा में ही सही लेकिन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और फर्टाइल सॉइल देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। आपने हमेशा देखा होगा कि जो किसान होते हैं ना, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों और हरियाणा के हों या पंजाब के हों, ये लोग काफी समृद्ध होते हैं। कारण यही है कि जितने एरिया में हम लोग अगर खेती करते हैं तो हम लोगों को शायद उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल पाए, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाए, लेकिन वो लोग उतने एरिया में जब खेती करेंगे तो प्रोडक्टिविटी उनको बहुत ज्यादा मिलती है। ये कारण है एल्यूवियल सॉइल के फर्टाइल होने का। रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब सर इंटेंसिवली कल्टीवेशन होगा, वहां पे खेती जो है बहुत अच्छे तरीके से अगर होती है तो ज्यादातर लोग वहां पे रहेंगे, रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वहां पे वो काफी ज्यादा फल फूल रहा है। और मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया था कि कैसे कोई भी सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमने जिनके बारे में भी पढ़ा है, अब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या हुआंग हो सिविलाइजेशन हो, सारे के सारे सिविलाइजेशन इसी तरह से नदी के किनारे ही बसे हैं। तो यही कारण है कि ये जो पूरा का पूरा आप जोन देख रहे हैं ना, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, चलो बताता हूं। ये जो पूरा का पूरा आप रीजन देख रहे हैं ना सर, यहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जितनी कि पूरे रशिया में नहीं है, पूरे रशिया में। और रशिया कितना बड़ा देश है वो आपको पता है, आपने मैप में तो देखा ही है। तो यहां पे जो पॉपुलेशन अकेले रहती है वो पूरे रशिया में नहीं है सर। कारण वही फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मेजर कारण है। उसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कारण हैं, जैसे रशिया का एक बहुत बड़ा प्रांत जो है वो बर्फ से ढका हुआ होता है। यहां पे आपको जो टेम्परेचर है वो काफी एडेप्टेबल मिलता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, आगे और इसमें हम लोग एल्यूवियल सॉइल को ही देखते हैं। रिच इन पोटैश, मिनरल्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं, चलिए इसको देखते हैं। पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो मिनरल्स जो है स्पेसिफिकली इस सॉइल में पाए जा रहे हैं वो कहां कहां पे हेल्प कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको कि ग्रो करने में यहां पे हेल्प मिल रहा है। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं एल्यूवियल के बारे में। हाँ चलिए ठीक है, एल्यूवियल हम लोग जान चुके हैं। अब बाकी सॉइल्स को भी हम लोगों को जानने का समय आ गया है। बाकी ये सेम मैप आपके किताब में है, आप लोग एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को कि कैसे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। तो सर ब्लैक सॉइल देखो कहां पाया जा रहा है, ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक सॉइल है। ठीक है, यहां पे भी ये थोड़ा सा, ठीक है, आप अपने किताब में देख सकते हैं, आप कहीं भी मैप में आप चाहें तो देख सकते हैं सॉइल टाइप्स के बारे में। तो ब्लैक सॉइल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये ब्लैक होते हैं कलर में, इनको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल भी कहते हैं इनको हम लोग। अब ब्लैक सॉइल में ऐसी क्या खास बात है? जैसे एल्यूवियल सॉइल के बारे में खास बात हमने जाना कि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा ही फर्टाइल है। ब्लैक सॉइल के बारे में खास बात क्या है सर? आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। अगर आपको कॉटन की खेती करनी है तो ऐसा नहीं है कि कोई और मिट्टी में आप कॉटन की खेती नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक सॉइल आइडियल क्यों है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आ सकता है कि कॉटन की खेती के लिए या फिर राइस की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए ब्लैक सॉइल आइडियल क्यों है? मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है कि ये जो क्रॉप्स है ना, राइस और कॉटन, इनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, पानी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है खेती के लिए। तो होता यह है कि ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये पानी को बहुत देर तक अपने अंदर में रिटेन करके रख सकती है, यानी कि मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं वो ब्लैक सॉइल में काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप ये कहें कि आप खेती करें एक तरफ एल्यूवियल में, दूसरी तरफ ब्लैक में करें, सेम क्रॉप लगाएं,
मान लो हमने लगा दिया कॉटन, आप देखेंगे कि एलुवियल सॉइल में जो कि मिट्टी थोड़े देर बाद जो है पानी उसमें सूख जा रहा है, ब्लैक सॉइल में नहीं सूख रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि जब आप सिंचाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे, तो एलुवियल सॉइल में हो सकता है दिन के 3 बार इरिगेशन करना पड़े, वही ब्लैक सॉइल में आपको दिन के 1 बार इरिगेशन में काम चल जा रहा है। तो ज्यादा आसान किसमें है? कॉटन या राइस की खेती करना ब्लैक सॉइल में ज्यादा आसान है। करने का तो भाई हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, रेगिस्तान में भी कर सकते हैं, एरिड सॉइल जो होता है ना उसमें भी आप खेती कर सकते हैं। लेकिन कैसे सर? उसे तुरंत में हमें जो है इरिगेट करते रहना होगा, पानी पटाते रहना होगा, तभी जाकर के पॉसिबल है कि वहां पे कुछ हो पाए। अब ये कहां मिलते हैं? फाउंड इन प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑल्सो अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। चलिए ये हमने देख लिया। ये देखो अब महाराष्ट्र यहीं पे आ जा रहा है हमारा, ये हमारा देखो मालवा प्लेटू कवर हो जा रहा है, डेक्कन प्लेटू कवर हो जा रहा है। तो ये पूरा, और गुजरात का भी कुछ रीजन है, ये इस रीजन में ब्लैक सॉइल जो है हम लोगों को एक्सटेंसिवली मिल रहा है। और कुछ जानते हैं? मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटीरियल। सर देखो जब हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि कैसे हम लोग सॉइल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज आते हैं। जैसे आता है थिकनेस ऑफ द पार्टिकल। वो जो पार्टिकल है वो कितना छोटा है या कितना मोटा है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये काफी फाइन होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना फाइन होते हैं। सॉइल क्या है? अगर कोई चट्टान है, अगर कोई पत्थर है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में भाई बांट दो, तोड़ दो, पीस दो, तो वो मिट्टी है। वही है सॉइल, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। मेकअप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई पार्टिकल्स, ये हमने देख लिया। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये हमने काफी डिटेल में समझा है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम, ये कुछ बहुत ही नेसेसरी मिनरल्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है लैटराइट सॉइल, ठीक है। डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। सर जहां पे आप देखेंगे कि एक ही बार में टेम्परेचर भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और जब बारिश होती है तो बारिश भी काफी ज्यादा होती है, तो ज्यादातर वहां पे आपको लैटराइट सॉइल जो है वो देखने को मिलता है। एरियाज यहां स्पेसिफाई किया हुआ है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब सर इसमें अगर आप कल्टीवेशन करते हैं, अभी हम लोग एरियाज भी देख लेंगे मैप में कहां कहां पे ये सॉइल है, तो सर आपको प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में आपको वहां पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैन्योर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कारण क्या है सर? कारण बस यही है कि कभी कभार क्या होता है कि ये जो मौसम, मान लो अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो ऐसे में मिनरल्स जो मिट्टी में पहले से होते हैं वो कभी कभार डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो हम लोग जो ऊपर से डाल रहे हैं ना फर्टिलाइजर्स जो हम लोग डाल रहे हैं, वो क्या करते हैं कि मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं, बेसिकली यही काम करते हैं वो। तो इसीलिए यहां पे आपको थोड़ा भाई संभाल करके इनको यूज करना पड़ेगा। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ह्यूमस फॉर्म नहीं हो पाएगा जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। सीधी सी बात है कि इतनी गर्मी अगर वहां पड़ेगी, एक्सटेंसिव हीट का सामना जब मिट्टी को करना पड़ेगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहां कहां पाए जाते हैं चलिए इनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा लैटराइट सॉइल। ये कलर जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा लैटराइट सॉइल का ही हमारा कलर है। काफी कम है लेकिन है, मैप में आप इसे देख सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लैटराइट सॉइल को हमने समझ लिया। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो अब आपको फॉरेस्ट सॉइल हो गया या माउंटेन सॉइल भी हम लोग इसे कह सकते हैं, हिली रीजन्स में पाए जाएंगे। फीचर डिफर्स बेस्ड ऑन लोकेशन। जरूरी नहीं है कि हर जगह का जो फॉरेस्ट सॉइल है वो सेम होगा। फॉरेस्ट सॉइल जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होंगे। ये बेसिकली कैसे डिसाइड होगा? तो ये सर डिसाइड होगा कि आप कौन से लैटिट्यूड में हैं, कौन से लैटिट्यूड में वो फॉरेस्ट है, कौन से लैटिट्यूड में वो हिल है, उसके हिसाब से टेम्परेचर। लैटिट्यूड में आप जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होता चला जाएगा, जितना इक्वेटर के नजदीक आएंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ते चला जाएगा। तो सर यहां पे पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स।
अब जब आप अपर स्लोप्स में जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, वो क्या है, थोड़ा मोटे होते हैं। और जब आप जाएंगे वैली साइड में तो आप देखेंगे कि क्या है, सिल्टी, मतलब कीचड़ युक्त। कैसा? काफी बारीक, थोड़ा कीचड़ टाइप का रहेगा। लोम, जो गीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, थोड़ा उस तरह का इसका टेक्सचर आपको मिलेगा। कारण इसका एक और है, थोड़ा डिटेल में बता देता हूं मैं। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो पहाड़ों के बारे में हम बात करते हैं, स्नोफॉल होती है, ठीक है, स्नोफॉल होती है, तो जो बर्फ जो ऊपर से गिर रही है ना सर, वो बर्फ समय रहते क्या होता है कि वो पिघल जाती है। पिघलने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो गीली हो जाती है। अब उसके वजह से मिट्टी जो भाई अगर उसको गीला कर दो तो फिर वो तो आपका लोमी हो जाएगा टेक्सचर में, ठीक है, थोड़ा सिल्ट टाइप का हो जाएगा, उसमें पानी मिक्स कर देंगे तो वो बहने लग जाएगा, ये भी बात हो सकती है। सिल्ट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज particularly on the river terraces and alluvial fans are fertile। अब जब आप इसमें लोअर पार्ट्स में आएंगे ना वैली के, तो यहां पे आपको फर्टाइल मिट्टी मिलेगी। ये जो फॉरेस्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, जब आप लोअर पार्ट्स में आते हैं वैली के, तो यहां पे आपको फर्टिलिटी जो है मिट्टी की देखने को मिलती है। उसका भी अलग कारण है, क्योंकि ऊपर में मान लो कि बर्फ है, या ऊपर में मान लो कि बारिश उतना नहीं पहुंच पा रही है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो पानी बह ऊपर भी पड़ेगा तो बह के उसे नीचे ही आना है। तो बहुत ज्यादा पानी पड़ने की वजह से ये जो सिल्टी और लोमी टेक्सचर हो जा रहा है मिट्टी का, ये काफी हेल्प कर रहा है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। ठीक है, आप देख लेते हैं हम लोग फॉरेस्ट सॉइल का क्या है हमारे पास डिटेल्स। ओके फाइन, ये रहा, ये पूरा रीजन, ये सिक्किम का रीजन जो है हमारा, और ये नॉर्थ ईस्ट में हमारा रीजन है। ये पूरा का पूरा हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल की, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सर थोड़ा सॉइल इरोजन को हम लोग समझ लेते हैं। नेचुरल वेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब सर सॉइल इरोजन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो हवा हो सकती है, विंड, ग्लेशियर हो सकता है। विंड आपको पता है कि जब हवा चलती है तो सॉइल को अपने साथ में काट करके उड़ाने की ताकत रखती है हवा। ग्लेशियर, गंगा नदी आ रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी आ रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब ये ग्लेशियर से जो पानी बह करके आ रहा है, ग्लेशियर के पिघलने से, ये रास्ते में जो चट्टान मिल रहे हैं ना, उनको क्या कर रहा है, काट रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक बार में काट दे रहा है, सालों से ये प्रोसेस चलता आ रहा है, तो सालों से पत्थर पे जोर पड़ रहा है तो पत्थर भी टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्लेशियर का ये कारण है। एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, यही कारण है कि सॉइल इरोजन होता है। दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं, जैसे क्या है सर, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ जो है हम लोग काट दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वो इससे पहले थोड़ी देर पहले समझाया था कि पेड़ जब हम लोग ऊपर से काट देते हैं तो जो नीचे का जड़ होता है ना, उसे भी न्यूट्रिशन मिलना एक तरह से कहो कि बंद हो जाता है, वो भी कुछ समय में डेड हो जाता है। तो जो जड़ जो है वो पकड़ करके रखे हुए वो ढीला हो जाता है। तो भाई ठीक है, कल को वहां बारिश होगी तो वहां की भी मिट्टी बह सकती है। ओवर ग्रेजिंग को भी मैंने समझाया था कि जब जो कैटल्स होते हैं बेसिकली, वो लोग जब घास खाते हैं, कभी कभार घास खाते खाते मिट्टी के ऊपर के लेयर को वो लोग जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे जो मिट्टी का ऊपर का जो लेयर है उसमें मान लो नाइट्रोजन है, तो वो गड़बड़ हो जा रहा है सर, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि सॉइल डिग्रेड भी हो रहा है, और वो मिट्टी जो बाहर निकल जा रहा है भाई, वो तो इरोजन ही हो गया एक तरह का। कंस्ट्रक्टिंग एंड माइनिंग, सर कंस्ट्रक्शन करेंगे, माइनिंग करेंगे तो भी लैंड डिग्रेड होगा, सॉइल इरोजन होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल इरोजन को कंट्रीब्यूट करते हैं। मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, पट्टीदार खेती जिसे हम कह सकते हैं। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स मैंने बताया था कि जो खेत है उसके चारों तरफ लोग पेड़ लगा देते हैं। पेड़ लगाने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ ना सर कि हवा जो है वो पेड़ जो है वो रोक देंगे, तो जो हवा है वो मिट्टी को या फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। इन दी हिली एरियाज यूजिंग कॉन्टूर प्लॉइंग एंड टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग भी पता है, कॉन्टूर प्लॉइंग और ये स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बता देता हूं। जैसे ये खेत है तो इसे क्या किया जाता है सर कि पार्ट्स में बांट दिया जाता है ऐसे। अब क्या किया गया ना, मान लो यहां पे मेन क्रॉप्स लगाया गया, ठीक है, यहां पे आपका लगाया गया कैरेट, इसमें लगाया गया कैरेट और इसमें भी लगाया गया कैरेट, ठीक है, ये दोनों में। तो बीच वाला खाली क्यों छोड़ा गया? ये जो 3 है
ये खाली क्या है? तो इसमें जो है आप क्या करेंगे, मान लो कि कोई कांटेदार पौधा लगा देते कुछ इस तरह से, देखो ऐसे, ये पूरा जो है आप कांटेदार पौधों से भर देते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, हवा आए बारिश आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हवा आए या बारिश आए, ये मिट्टी जो है हवा, ये मिट्टी जो है बारिश से जल्दी बहेगी भी नहीं, और हवा आएगी तो ये जो पौधे हैं ना, ये जो इससे साइज में थोड़ा बड़े होते हैं, ये क्या करेंगे, हवा को भी रोक देंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो मेजर क्रॉप है वो पूरी तरह से बचा हुआ रह जाएगा। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने रिसोर्सेस और एंड डेवलपमेंट को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी टॉपिक पे उतना ही टाइम देना जरूरी है जितना कि हमारा जितने में हम समझ जाए चीजों को अच्छे से, ठीक है। और आपने इसे अच्छे से समझा होगा उम्मीद करता हूं। और बाकी आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और ऐड कर सकता हूं वीडियोस में, तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।